जब हम किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो सबसे ज़रूरी जो इक्विपमेंट होता है वो है टेंट। कैंपिंग के लिए हमें रात काटने के लिए हमें टेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इंडियन मार्केट में देखते हैं तो लगभग एक ही ब्रांड है डीकैथलॉन, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टेंट मिलता है, जहाँ पे 2500 से लेके 20,000 तक के रेंज में आपको टेंट मिलता है। लेकिन फिर भी ये जो टेंट है वो काफ़ी भारी हैं, लगभग 2.5 केजी से 3.5 केजी के बीच में आते हैं। अगर आप अकेले हाइक कर रहे हैं या फिर आप अल्पाइन स्टाइल में जाना चाहते हैं तो आपके पास लाइट वेट ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल पाता है। और यही वजह रही कि मैं काफ़ी देर तक टार्प कैंपिंग करता रहा, जो कि काफ़ी अनसेफ, अनरिलायबल और टाइम कंज्यूमिंग होता था। कभी कभी स्टॉर्म आ जाता था तो वहाँ पे हम टार्प सेटअप नहीं कर सकते थे और वहाँ पे हमें लगभग रॉक के अंदर शेल्टर लेके सोना पड़ता था। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि इंडिया में एक और कंपनी, लोकल कंपनी है जो एक बहुत बढ़िया टेंट बनाती है, जिसे गिप्पेल के नाम से जाना जाती है। ये कंपनी ऑलरेडी लोकल टूर ऑपरेटर में पॉपुलर है। इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने गिप्पेल के टेंट देखना शुरू किया। जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उनके पास लाइट वेट टेंट थे, और लाइट वेट टेंट में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो टेंट मुझे लगा वो लगा क्यारा 2। अगर आप लाइट वेट या अल्ट्रा लाइट लेना चाहते हैं तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी आ सकती है। जब मुझे पता चला कि मेड इन इंडिया एक टेंट है जो कि काफ़ी सस्ते में, यानी कि 5000 में वो एक अच्छा खासा टेंट दे रहा है, लगभग 1700 ग्राम का, जो कि बहुत ही बढ़िया है अल्पाइनिज्म के लिए या फिर साइकिलिंग टूर के लिए। भले ये सिंगल लेयर है, कंपनी मार्केट करती है कि कंडेंसेशन जो होती है, जब भी आप सांस लेते हैं तो वो जो सांस है, जो वाटर वेपर निकलती है, वो टेंट के दीवारों में जाके रुकती है और वहाँ से फिर हल्का हल्का आपको टेंट के किनारे गीला दिखाई देता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि वो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देती है। उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे कंडेंसेशन की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है। ये टेंट अच्छे खासे एक कवर में आता है, जिसको आप साथ ले जाके बैग में कैरी भी कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है एक टेंट, ये क्योंकि ये सिंगल लेयर टेंट है तो यहाँ पे टेंट का एक ही शीट है। इसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे टेंट पोल्स, जो कि काफ़ी लाइट वेट हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के बने हुए हैं। और फिर इसके साथ आते हैं टेंट पैक। जो टेंट पैक्स हैं ये स्टील के बने हैं, थोड़ा हैवी हैं। अगर इसकी जगह इन लोगों ने एल्यूमिनियम का दिया होता तो ये टेंट और भी लाइट वेट होता। तो जब ये टेंट मेरे हाथ में आया तो मुझे सबसे पहले इस बात की बड़ी खुशी हुई कि टेंट काफ़ी लाइट वेट था। जैसा उन्होंने 1700 ग्राम कहा था, लगभग उतने ही वज़न का था ये। लेकिन इसका जो मटेरियल था वो काफ़ी फ्रेजाइल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उस पर पत्थर लग जाए या फिर आप किसी ऐसी सरफेस पर टेंट लगाओ जहाँ पे उसके नीचे पत्थर वत्थर हों तो इसके टेंट के फटने का डर था। इसकी स्टिचिंग की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, पुअर क्राफ्टमैनशिप था। ऐसा लगा कोई स्कूल प्रोजेक्ट है, कोई प्रोफेशनल टेंट नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे इसके टेंट पोस्ट जो है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी कमज़ोर और ख़राब लगी, क्योंकि टेंट पोल्स ऐसा लग रहे थे कि उसको लगाते लगाते हो सकता है कि टेंट पोल्स टूट जाएं, और टेंट पोल लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पुअर क्वालिटी के टेंट पोल्स दिए थे इन लोगों ने। इनका जो सारा मटेरियल है वो चाइना से आता है, और ये चाइना का जो मटेरियल है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। और शायद इसी वजह से ये लगभग 5000 रुपये का था, जो कि इंटरनेशनल जो प्राइजेज़ हैं, जो हाइकिंग में जो अच्छे टेंट और लाइट वेट टेंट के जो प्राइजेज़ हैं उनसे काफ़ी नीचे आता है। अगर हम टेंट की स्पेसिंग की बात करें तो टेंट के अंदर असल में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, 2 लोग इतनी आसानी से नहीं बैठ सकते हैं। भले ही एक के लिए काफ़ी टेंट है, मैं इसे 1% टेंट कहूँगा। और अगर विंड प्रूफ की बात करते हैं तो इसमें जो टेंशन सिस्टम जो बनाया जाता है, जो आप गाइडलाइन अगर लगाते हो जिसकी वजह से आपका टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है विंड में, वो इसमें इतना बढ़िया नहीं था। इसका जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से ये टेंट इतनी क्वालिटी का नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि केचुआ का जो 2-2.5 हज़ार का जो टेंट आता है वो इससे 5 या 6 गुना बढ़िया होगा क्वालिटी में। उसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जिसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर है। ये तो था टेंट का फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन इसका जो असली यूज़ जो हुआ था वो मैंने माउंटेन में किया था। मैं एक ट्रैक पे गया था जहाँ पे लगभग मैंने 3400 मीटर पर रुकने का प्लान किया। वहाँ पे मैंने टेंट सेटअप किया। उस दिन अच्छी खासी बारिश हुई। वैसे किसी भी टेंट के अगर वाटर प्रूफिंग को मेज़र करना है तो उसको लगभग 5000 mm, 3000 mm, 15000 mm ये जो डाटा है ये कंपनी बताती है, जिससे पता चलता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल को ये हैंडल कर सकता है। कि मेरी उनसे फ़ोन में बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मानसून में भी बहुत बढ़िया काम करेगा, इसलिए मैं इसको मानसून के एंड में एक रेन में कैंपिंग के लिए लेके गया। जब हल्की हल्की बारिश चल रही थी तो इस टेंट ने अच्छे से हैंडल किया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ने लगी तो वहाँ पे छींटे गिरने लगे, टेंट के फैब्रिक में से वाटर लीक होने लगा और अंदर एक पूल जमा हो गया। मुझे अपने वाटर कप से इसको पूल
पूल को खाली करना पड़ा, जो कि काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। पूरे रात भर मुझे स्लीपिंग बैग और बाकी जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट थे उसको इमरजेंसी ब्लैंकेट से बचाना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी ब्लैंकेट वाटरप्रूफ होता है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली और मैं उस रात को सर्वाइव कर पाया। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इसके अंदर वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रॉब्लम बहुत हाई है। अगर बारिश नहीं भी हो रही तो भी टेंट गीला होने वाला है अंदर से, और गीला इतना बुरी तरह से होता है कि जो उसका लीकेज है वो बीच में से होता है, जबकि इसको किनारे से होना चाहिए। और बीच में से होने की वजह से आपकी डाउन जैकेट, स्लीपिंग बैग और बाकी इक्विपमेंट और बैग गीले हो जाते हैं। तो इस टेंट के अंदर अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आपके लिए सोना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप टेंट के अंदर खाना बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन जीरो है, तो स्मेल बुरी तरह से फैलती है और बाहर नहीं जाती है। अगर आप यहाँ पे हाई अल्टी में जाके खाना बनाते हैं तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और यहाँ पे मरने का भी खतरा अगर आप रात काटते हैं और आप कुकिंग भी अंदर करते हैं। इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट हमने माउंटेन में सुने हैं। जो इसका मैंने जो दूसरा टेस्ट किया वो लगभग मैंने 14,000 फीट के ऊपर किया, जहाँ पे टेम्परेचर -5 से -10 तक था। वहाँ पे मैंने एक रात काटी और जहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि कंडेंसेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ही बड़ी है और सवियर है। ऐसा हो रहा था कि आपका स्लीपिंग बैग गीला हो रहा था, आपके कपड़े गीले हो रहे थे, तो आप लिटरली आप अपने आप को बचा नहीं सकते थे। ठंड में मैंने इसकी जिप की क्वालिटी भी टेस्ट की, जो कि जिप काफ़ी आपको केयरफुली खोलनी और बंद करनी पड़ती है, क्योंकि जिप काफ़ी फ्रेजाइल है और वो टूट सकती है। उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। और इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि जिप -60 डिग्री तक काम करता है। मुझे ये समझ भी नहीं आता कि -60 डिग्री के उन लोगों ने कौन सी जगह पे टेस्ट किया। यूजुअली आपको अगर आपको -60 डिग्री पे कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट और उसके कैंप 4 के ऊपर ही आपको इतना टेम्परेचर मिलेगा, वो भी विंटर सीज़न में। नॉर्मली माउंट एवरेस्ट के समिट में भी -30-35 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है। देखो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई बढ़िया टेंट चाहिए, अल्ट्रा लाइट चाहिए, तो आप नेपाल जाइए। आपको नेपाल में आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिलेंगी, वो ज़रूर महंगी होती हैं, इनका प्राइस लगभग 20,000 के ऊपर ही होगा, लेकिन माउंटेन में आप अपनी लाइफ को रिस्क में रख रहे हैं इस तरह का टेंट लेके, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो एक अच्छी क्वालिटी का गियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बजट फ्रेंडली हैं तो केचुआ यानी डीकैथलॉन के जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़िया हैं। ये ज़रूर भारी हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक रिलायबल हैं।